हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है वर्क एनर्जी एंड पावर का फॉर अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज गुड क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि नीट के लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। जेई मेन के स्टूडेंट्स भी इससे रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे बीच बीच में वो सारे के सारे मैं साथ रिवाइज करा दूंगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग सीधे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1, स्टार्टिंग पोजीशन पार्टिकल का दिया है, टू अ पोजीशन R2, फाइनल पोजीशन दिया है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एंड द वर्क डन। तो देखो वर्क डन सीधे सीधे होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया है, फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया है। तो सीधे सीधे हम लोगों को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिखेंगे डेल्टा आर, एंड डेल्टा आर इज़ इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल ये रहा आपके पास R1 इनिशियल और ये रहा आपके पास फाइनल R2। तो R फाइनल माइनस R इनिशियल करेंगे तो 14 माइनस 3 करेंगे तो ये बनेगा 11 आई कैप। देन 13 माइनस 2 करेंगे तो ये भी बनेगा 11 जे कैप। एंड 9 माइनस ऑफ माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 15 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स इज सिंपली गिवन एज 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। आप साथ साथ ट्राई भी कर सकते हो क्वेश्चंस पॉज करके और देन सॉल्यूशन देखिए। ठीक है ना, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एफ डॉट डेल्टा आर करेंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस 11 इंटू 1 यानी 11 एंड प्लस 15 इंटू 3 यानी 45। तो ये टोटल एडअप करेंगे तो ये 100 जूल आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगेन बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ऑन वर्क डन बाई अ फोर्स। और ये जो फोर्स हमको गिवन है ध्यान से चेक कर सकते हो, दिस फोर्स इज़ अ कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के वर्क के लिए हमको सीधे सीधे एफ डॉट डेल्टा आर करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स F इज इक्वल टू 20 प्लस 10 वाई एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड वाई इन मीटर्स। वर्क डन बाई दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। तो देखो इस केस में जो फोर्स का एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखो तो इसमें y का एक टर्म आ रहा है और इस टर्म की वजह से ये वेरिएबल फोर्स होगा। वेरिएबल फोर्स का वर्क अगर हमको निकालना है तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे एफ़ की वैल्यू हमको गिवन है, एफ़ की वैल्यू गिवन है 20 प्लस 10 वाई। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, 20 प्लस 10 वाई तो दिया है एंड इट एक्ट्स इन वाई डायरेक्शन। तो इसको हम लोग जे कैप अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप देखो तो वाई डायरेक्शन में है यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो डी आर वेक्टर को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डी वाई और इसमें भी हम जे कैप बना सकते हैं। तो एफ डॉट डी आर जब हम करेंगे तो ये डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 10 वाई और इंटू डी वाई। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 20, ये वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू, अब वाई की लिमिट्स भी रख देते हैं साथ ही साथ, तो वाई की लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 0 एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बनेगा तो 10 बाई 2 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जाएगा 20 एंड प्लस 5, तो ये वैल्यू निकल के आती है 25 जूल। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अ 60 ग्राम टेनिस बॉल थ्रोन वर्टिकली अप एट 24 मीटर पर सेकेंड राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट 26 मीटर। व्हाट वाज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। तो देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ से हम लोगों ने एक बॉल लिया है, बॉल का मास हमको गिवन है, वैल्यूज़ हम लोग बाद में डालेंगे, और इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। उसका इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन एज 24 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉल है ये जब मैक्सिमम हाइट पे होती है यानी फाइनली जब इसका वेलोसिटी 0 होता है
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो हाइट है, दिस हाइट h इज़ गिवन एज 26 मीटर। तो हमसे पूछा है वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्सेस। तो देखो रेजिस्टिव फोर्सेस क्यों लग रहे हैं इसमें, 24 मीटर पर सेकेंड से अगर हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे तो आपको याद होना चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी में कि इसका जो मैक्सिमम हाइट बनेगा, मैक्सिमम हाइट जब तक ये जाएगी तो वो होगा 24 स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये वैल्यू आएगी लगभग 28.8 मीटर के आसपास, यानी 26 मीटर से ज़्यादा आएगी। लेकिन एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका हाइट कम है। अब हमको वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाते हैं इसमें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाई mg, जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्सेज, ठीक है, जिनके फॉर्मूले की, जिनकी एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्सेज, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, जब भी हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हमेशा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, mg का वर्क कितना होगा, तो देखिए m की वैल्यू हमको दी हुई है 60 ग्राम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.06 kg। तो mg का वैल्यू हो जाएगा 0.06 इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा 10। लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो mg नीचे की तरफ है, तो हम इसको माइनस h करके यूज़ करेंगे, माइनस mgh बनेगा mg का वर्क डन, प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड इनिशियल इज हाफ m और v स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो अगर हम यहाँ से w रेजिस्टिव का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना बनेगा, ये 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 24 का स्क्वायर, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 0.06 इंटू 10 और इंटू 26, तो ये वैल्यू आती है माइनस का 1.68 जूल के आसपास। ठीक है, देखो माइनस तो वैसे भी आना चाहिए, रेजिस्टिव फोर्सेस का वर्क डन है तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये थर्ड में फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी गिवन है v इक्वल टू ax 3/2, ax टू द पावर 3/2, वेयर a गिवन है व्हाट इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 मीटर। तो देखो कभी भी आएगा वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो एक तरीका तो होता है कि हमें नेट फोर्स निकालें हम लोग, और नेट फोर्स का वर्क डन वाले फॉर्मूले से F.dx को इंटीग्रेट करके या F.delta r का डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके वर्क डन बाई नेट फोर्स निकाला जाए। दूसरा एक जो आसान तरीका होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है, वो ये होता है वर्क डन बाई नेट फोर्स इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, ब्रैकेट में लिख सकते हैं v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो देखो हाफ m की जगह हो जाएगा 0.5, ठीक है, v फाइनल और v इनिशियल ये दोनों हम इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। v इक्वल टू ax टू द पावर 3/2, ये वेलोसिटी दी हुई है x के फंक्शन में, तो x इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 0 होगी, और x इक्वल टू 2 पे हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कितना बनेगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 2 पे, यानी हो जाएगी a का वैल्यू दिया हुआ है 5 और x, तो a का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, और x का भी स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, एंड इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो ये वैल्यू आएगा 0.25 एंड मल्टीप्लाई होगा इसमें 25 इंटू 8, 25 इंटू 8, तो देखिए ये वैल्यू आएगी 0.25 इंटू 25 इंटू 8, तो ये आपका 50 जूल के आसपास आता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg अंडर अ फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन बाई s इज इक्वल टू t²/4। डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन है टाइम के फंक्शन में, एंड वर्क डन बाई फोर्स निकालना है इन 2 सेकेंड्स। तो अगेन हमारे पास एक आसान तरीका है, हम इससे पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी को लिखेंगे ds/dt, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू t
मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। वेलोसिटी क्यों निकाला है? क्योंकि वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम की जगह हो गया 6 और वी की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर। टी का वैल्यू है 2 स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे वैल्यू ये 12 जूल के आसपास आ जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस s is 10 joule. The amount of work that must be done on this spring to stretch it through a additional distance s will be. तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। देखो सपोज कर लेते हैं कि ये स्प्रिंग का इनिशियल नेचुरल लेंथ है जब इसकी स्ट्रेचिंग ज़ीरो है। फिर ये कह रहा है कि अगर हम इसको s डिस्टेंस से स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज s, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ 10 जूल। तो वी कैन सिंपली राइट u इज़ इक्वल टू हाफ के एस स्क्वायर, और इस u की वैल्यू हमको दी हुई है 10 जूल। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन ऑन दिस स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस s, मतलब s ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है और हमें s और स्ट्रेच अगर करना है इसको, तो देखो अगर हमें इसको और s स्ट्रेच करना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ कितनी बनेगी, ये है मेन क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस मोमेंट से इस मोमेंट तक, तो वो बनेगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बनेगी हाफ के, टोटल स्ट्रेचिंग हो गई 2s स्क्वायर, माइनस इनिशियल बनेगी हाफ के, इनिशियल ऑलरेडी s थी तो हाफ के x स्क्वायर। तो ये 3 टाइम्स ऑफ हाफ के s स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू आपका 30 जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रॉम एन ऑटोमेटिक गन मैन फायर्स 360 बुलेट्स पर मिनट विद अ स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ईच वेज 20 ग्राम द पावर ऑफ द गन इज़। तो पावर का वैसे देखो, पावर का सीधा सीधा मतलब होता है, पावर को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन जैसी सिचुएशन दिख नहीं रही है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वी कैन सिंपली राइट दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वी कैन राइट डी अपॉन डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से सीधे सीधे हम लोग ये कर सकते हैं कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है और उसमें टाइम से डिवाइड कर दो। ये भी कर सकते हो सीधे सीधे, डिफरेंशिएशन की छोड़ो, डेल्टा के ई अपॉन डेल्टा टी। तो हम लोग 1 मिनट में कैलकुलेशन करते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम की जगह पड़ेगा 0.02 kg और वी स्क्वायर। तो देखो वी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कितनी बुलेट्स हैं? तो इसमें 360 बुलेट्स हैं, और ये सारा का सारा कितनी देर में हो रहा है? तो ये हो रहा है 60 सेकेंड्स में। तो अगर हम पावर निकालना चाह रहे हैं तो 60 सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो देखिए 0.01 इंटू 360 इंटू 5/18 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देते हैं सीधे सीधे। तो ये 6000 के इक्वल आता है। ये 6000 के इक्वल आता है, 6000 वॉट। कैलकुलेशन एक बार फिर देख लें, 0.20 ग्राम का मतलब हो गया 0.02 kg एंड 360 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 360 इंटू 5/18 हाफ एम वी स्क्वायर। एक का हो गया 360 बुलेट्स का निकालेंगे तो 360 मल्टीप्लाई करेंगे और पर मिनट कैलकुलेशन आया ये, तो पर सेकंड करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन तो सही है, कैलकुलेटर से फिर एक बार यूज़ कर लेते हैं। 0.01 इंटू 360 इंटू 5/18 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 360 एंड डिवाइडेड बाई 60, नहीं 600 आ रहा है, सॉरी
मल्टीप्लाइड बाई 600 वॉट, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। फोर्स हमको दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट दैट टाइम। तो देखो, पावर इज डेवलप्ड एट दैट टाइम, तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमें कैलकुलेट करना है और फोर्स दिया हुआ है, तो पावर को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं F इंटू वी। ठीक है, F इंटू वी। अब यहाँ पे F तो हमको दिया हुआ है लेकिन V नहीं दिया हुआ है, तो हमको एक काम इसमें और करना पड़ेगा कि फोर्स से हमको वेलोसिटी निकालनी होगी। फोर्स से वेलोसिटी निकालने के लिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अब क्योंकि मास 1 kg है, तो ये सीधे सीधे 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप बनेगा। और एक्सीलरेशन को आप लिखिए dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt की वैल्यू है, dv अपॉन dt की वैल्यू हो गई 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। और इसको हमें वेलोसिटी निकालने के लिए इसको टाइम के साथ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2t dt आई कैप 3t स्क्वायर dt जे कैप, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 0 to t, तो आपका वेलोसिटी की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर, पहला टर्म बनेगा टी स्क्वायर आई कैप और दूसरा टर्म बनेगा टी क्यूब जे कैप। तो आपको वेलोसिटी मिल गई। फोर्स का वैल्यू है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आई टी स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आई टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो आप सीधे सीधे इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो F डॉट V की वैल्यू हो जाएगी, I से I का प्रोडक्ट लेंगे, J से J का लेंगे, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5। तो 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एन इंजन पंप्स अप 300 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट 10 मीटर इन 5 सेकेंड्स। 100 kg ऑफ वाटर को 10 मीटर हाइट पे ले जा रहा है 5 सेकेंड में। एफिशिएंसी उसकी 60% है। देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर उसमें हम 100 वाट का पावर दे रहे हैं तो वो 60 वाट ही वर्क डन कर रहा है, 40 वाट उसका लॉस हो जा रहा है। तो हमको पावर बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका पावर अगर P है, तो P का पहले हमको करना होगा 60%, तो ये हो जाएगा एक्चुअल पावर P इंटू 60/100। और ये जो पावर होगा ये टोटल वर्क डन mgh अपॉन टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो mgh को लिखेंगे 100 इंटू जी इंटू 100 इंटू जी इंटू h की वैल्यू हो गई 10 मीटर एंड डिवाइडेड बाई टाइम यानी 5। देखो, डिवाइड बाई टाइम यानी 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जा रही है 2000। तो P की वैल्यू बन जाएगी 2000 इंटू 10 अपॉन 6 और हो जाएगा, तो ये 20,000 अपॉन 6 के आसपास आ रहा है। तो 20,000 अपॉन 6 ये हो जाएगा 3333 वाट के आसपास आ रहा है। तो इसको हम लोग 3.3 किलो वाट के अप्रॉक्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज बाई 36% द डिक्रीज इन मोमेंटम। तो देखो, ये सीधा सीधा रिलेशन है। वैसे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ mv² और मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं m इंटू वी। बट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में डायरेक्ट रिलेशन लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं p² अपॉन 2m। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर 36% डिक्रीज़ किया है, तो देखो किसी भी क्वांटिटी को 36% डिक्रीज़ किया है, तो ऐसे मान के चलो कि 100 में माइनस किया है 36%, तो बचेगा ये 64%। ठीक है, तो देखो कम टाइम में करने का तरीका ये है कि काइनेटिक एनर्जी पहले अगर k थी तो बाद में उसका 64% हो जा रही है। तो ये जो p² है
ये भी 0.64 टाइम्स हो जा रहा है। तो पी अगर पी स्क्वायर अगर 0.64 टाइम्स हो रहा है तो पी जो है वो 0.8 टाइम्स होगा। देखो ध्यान से कैलकुलेशन। और पी अगर पहले 1 था और बाद में 0.8 हो जा रहा है तो यानी 20% उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है। तो 20% का डिक्रीज हम लोग डायरेक्ट इसमें बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंजन पंप इज यूज टू पंप अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन इंजन पंप इज यूज टू पंप अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो continuously through a pipe of cross section area A. If the speed of flow of the liquid in the pipe is V, then rate at which kinetic energy is being imparted to the liquid. तो देखो पंप क्या कर रहा है, ऐसे मान के चलो कि इंजन पंप है, लिक्विड है, लिक्विड को वो ए क्रॉस सेक्शन एरिया में वी वेलोसिटी से फेंक रहा है। स्टार्ट कर रहा है लेट्स से जीरो वेलोसिटी से। तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड का मतलब होगा रेट एट विच वर्क इज डन ऑन दी लिक्विड बेसिकली। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से ट्राई करते हैं। सपोज देखो, सपोज ये हो गया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको गिवन है रो, और ये लिक्विड ऐसे मान के चलते हैं इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो है, बाद में इसकी वेलोसिटी वी हो जा रही है। तो एक सेकंड के अंदर अगर हम कैलकुलेशन एक सेकंड में करते हैं तो एक सेकंड में ऐसे बोल सकते हैं कि वी लेंथ का जो लिक्विड होगा उतने लिक्विड को वी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और अपॉन टाइम करना है, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सीधे सीधे लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो एम की जगह हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाफ एम वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम हमने ऑलरेडी एक सेकेंड लिया हुआ है। तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड आ जाएगा रो ए वी क्यूब अपॉन 3। तो रो ए वी क्यूब अपॉन रो ए वी क्यूब अपॉन 2। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg इज स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ 100 मीटर हाइट। ठीक है, 100 मीटर हाइट पे बॉल 20 kg का स्टेशनरी है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द हिल it rolls down to a smooth surface to the ground, then climbs up another hill of 30 meter and finally rolls down to horizontal base of height 20 meter above ground. तो एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में बोल जरूर रहा है रोल्स। हालांकि रोलिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना रोटेशन में कि रोल हो रहा है तो उसके अंदर रोटेशन भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है। लेकिन यहाँ पे स्मूथ सरफेस लिखा हुआ है, तो अगर स्मूथ सरफेस होगा ना तो किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं अवेलेबल होगा, और फ्रिक्शन नहीं अवेलेबल होगा तो वो घूम नहीं पाएगा। बस ये बात आप ध्यान समझना। तो लेना इसमें स्मूथ सरफेस वाला ही केस है। तो इस तरह का ये कुछ केस है कि पहले कुछ हाइट तक जा रहा है एंड फाइनली ये ग्राउंड पे आ रहा है। तो यहाँ से ये रोल करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ दी ग्राउंड सरफेस। और इनिशियली इसका ग्राउंड सरफेस से हाइट गिवन है 100 मीटर। इनिशियली इसका ग्राउंड सरफेस से हाइट गिवन है 100 मीटर, और ये वाला जो हाइट है फाइनली बीच में ये कुछ 30 मीटर हाइट पे भी जा रहा है। बीच में क्या जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें फाइनली चाहिए। फाइनली 20 मीटर पे आ रहा है ये। तो जब ये फाइनली 20 मीटर पे आ रहा है तो उसका हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एम जी एच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का केस है। तो एम जी एच यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहाँ से वी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gh के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू आप देखिए क्या लिखेंगे, फाइनली 20 है और इनिशियली 100 है, तो ये 80 मीटर का डिफरेंस आएगा। तो h का वैल्यू 80 मीटर लिख देना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी और इंटू एच यानी 80। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप तो ये 1600 बनेगा। तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अ वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट k इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल। वर्टिकल स्प्रिंग इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल। A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that spring is compressed by distance d. Net work done in the process is। ठीक है,
तो देखिए ज़रा ध्यान से, तो इसमें दो चीज़ों का वर्क डन हो रहा है, एक हो रहा है इसमें स्प्रिंग का वर्क डन और एक हो रहा है इसमें mg का वर्क डन। तो देखो कुछ इस तरह से है, लेट से ये स्प्रिंग का फ्री एंड है, इसका कांस्टेंट k गिवन है, और अ बॉल ऑफ मास m एट ए हाइट h अबव द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, और यहाँ से इस बॉल को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाई डिस्टेंस d। तो फाइनली ये स्प्रिंग d डिस्टेंस से कंप्रेस हो जा रहा है। तो नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो देखो mg का वर्क इसमें पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाई mg हो रहा है और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हो रहा है, दो ही फोर्स हैं। तो mg का वर्क होता है mg, और mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो तो ये है h प्लस डी। और स्प्रिंग का वर्क डन आप हमेशा ध्यान रखना, स्प्रिंग का वर्क डन जब भी लिखोगे तो आप इसको माइनस ऑफ डेल्टा यू स्प्रिंग लिखना हमेशा। माइनस ऑफ डेल्टा यू स्प्रिंग का मतलब हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल की वैल्यू है 0 और यू फाइनल की वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर यानी के डी स्क्वायर। तो आप देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine. Particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watt. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें, हमको पार्टिकल के ऊपर अगर हमें फोर्स फाइंड करना है, पावर कांस्टेंट है, तो देखो पावर अगर कांस्टेंट है तो पावर को हम लोग लिखते हैं एफ डॉट वी यानी फोर्स डॉट वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फोर्स और वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में होगी। तो पावर को हम लोग लिख देते हैं के। अच्छा, फोर्स को लिख लेते हैं हम लोग, फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को लिख देते हैं डी वी अपॉन डी टी, और एक वी और है यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू के। तो इसमें हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वी डी वी एक तरफ लिख लो और के अपॉन एम और डी टी इधर लिख लो, और इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से टी और 0 से वी। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आपको मिलेगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के टी अपॉन एम, या यहाँ से आप v का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 kT अपॉन m के इक्वल। अब आपको वेलोसिटी अगर मिल गई है तो फोर्स हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होगा dv अपॉन dt, ठीक है ना। तो मास m हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले कांस्टेंट अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट इज अंडर रूट 2 की बाई एम, और अंडर रूट टी का डेरिवेटिव होगा 1/2 एंड t टू दी पावर -1/2। तो देखो ध्यान से क्या बचेगा, ये इसमें से बचेगा अंडर रूट ऑफ m इंटू के बाई 2, और रूट के बाहर होगा t टू दी पावर -1/2। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स। देखो अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो, करो ट्राई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग लिखते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर। तो अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस साइन भी है, तो ये हो जाएगा -2a अपॉन आर क्यूब, और b अपॉन हो जाएगा प्लस b अपॉन आर स्क्वायर। जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू आएगा 2a अपॉन आर क्यूब माइनस b अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान रखना, हमको फोर्स नहीं निकालना है, फोर्स निकालना होता तो फोर्स तो आ गया, हमको पूछा हुआ है मैक्सिमम फोर्स कितना है, यानी फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया है और फोर्स के एक्सप्रेशन से हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो देखो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब डी एफ अपॉन डी आर का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर ये कैलकुलस की बात है, कोई भी फंक्शन अगर हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से 2a अपॉन आर क्यूब है,
तो ये बन जाएगा 6a/r⁴ और -2b/r³ और इसको हम इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो देखो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कैसे लिख लें, 6a-2b/r = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू आप देखिए तो ये 6a/2b के इक्वल आएगी, यानी 3a/b। ठीक है, 3a/2b के बराबर ये आया कैलकुलेट होके। तो हम इसी r की वैल्यू पे हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो F का वैल्यू है 2a/r³। तो r³ हो जाएगा 3a³ एंड b³ माइनस b/r²। तो r² हो जाएगा 3a² और b²। तो देखो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 2b³ / 27a² माइनस b³/9a²। तो ये आ जाएगा -b³/27a² आ रहा है। तो b और a का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -64/27 इंटू 2² यानी 4। तो ये माइनस का 16/27 न्यूटन बन जा रहा है। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम फोर्स हमको फाइंड करना था, तो पहले फोर्स कैलकुलेट किया पोटेंशियल एनर्जी से। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ये है, ठीक है ना। इसके बाद फोर्स कैलकुलेट हो गया तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है ना। dF/dr = 0। थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट हाँ क्वेश्चन सिलेबस का ही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन into 3 fragments. 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction with the speed v each. The energy released during the process. तो देखो एक पार्टिकल था इनिशियली, इसका मास था 5m और इस पार्टिकल के 3 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। 2 टुकड़े जिसमें से m और m मास के हैं, यानी कि तीसरा टुकड़ा 3m मास का होगा। और जो 2 टुकड़े हो रहे हैं ईच मूव अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद अ स्पीड v ईच, यानी ये v से इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है। अब देखो बॉम्ब एक्सप्लोजन में पार्टिकल रखा हुआ है, एक्सप्लोड हो रहा है, तो इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों पार्टिकल्स का कंबाइंड मोमेंटम निकालिए। तो इन दोनों का जो कंबाइंड मोमेंटम आएगा वो कंबाइंड मोमेंटम होगा √2mv, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब ये पार्टिकल भी उसी मोमेंटम से ट्रैवल हो रहा होगा, यानी इसका मोमेंटम भी √2mv के इक्वल है। तो आपको सारे पार्टिकल्स का एक तरह से मोमेंटम मिल गया है। तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे। तो देखो इन दोनों पार्टिकल्स की हो जाएगी 2 टाइम्स हाफ mv²। और ये जो तीसरा वाला पार्टिकल है जिसका मोमेंटम हमको मालूम है, तो देखो मोमेंटम मालूम है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं p²/2m की हेल्प से। तो मोमेंटम दिया हुआ है √2mv, तो p² करेंगे तो ये हो जाएगा 2m²v²/2m। तो 2 × 3m हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू आ जाएगी mv², और उसमें प्लस करेंगे हम लोग, 2 कैंसिल हो रहा है, 1/3 mv²। तो ये टोटल 4/3 mv² आ रहा है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है ना क्वेश्चन। मोमेंटम मैंने क्या किया, शॉर्टकट ये लगाया कि इन दोनों का मोमेंटम डायरेक्टली √2mv बोल दिया, क्योंकि mv है ना, तो रिजल्टेंट √2mv हो जाएगा। उतना ही मोमेंटम इसका भी होगा, क्योंकि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम कैंसिल होके इनिशियल 0 मोमेंटम के बराबर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अ वेसल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 pieces. 2 pieces having equal masses fly off perpendicular to one another with the same velocity 30. The third piece has a 3 times mass
ऑफ द ईच अदर पीस। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया पिछले, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। मतलब इसका मास हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 5m, और इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो 2 पीसेज हैविंग इक्वल मासेस, तो इन दोनों का मास इक्वल है और इसका मास 3 टाइम्स है। तो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी हम लोग v लेट कर लेते हैं। तो फिर से देखो, इसको सेम मेथड से करते हैं। इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम जो होगा वो होगा √2mv। और यही मोमेंटम इसका होगा। तो √2m की जगह m, v की जगह 30 इज इक्वल टू, यही मोमेंटम इसका होगा। तो इसका मोमेंटम है 3mv। तो देखो m से m कैंसिल, 3 से 30 कैंसिल, तो v का वैल्यू 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल 135 डिग्री बनेगा। अब ये 135 कैसे आया? तो देखो, ये दोनों जो पार्टिकल हैं, क्योंकि ये इक्वल हैं, तो ये 45 पे जाएगा और ये इसके अपोजिट होगा, तो अपोजिट होगा तो ये 135 डिग्री हो गया। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अ कैनन बॉल इज फायर्ड विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट इट एक्सप्लोड्स इन 3 इक्वल फ्रैगमेंट्स, वन गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, सेकेंड वन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द थर्ड फ्रैगमेंट विल बी मूविंग विद अ वेलोसिटी। देखिए, लेट्स से ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और अगर हमने इसको प्रोजेक्टाइल की तरह फेंका है ना, तो ये इस तरह से जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। लेट से इसका मास हो गया, हम लोग पहले से मास 3m ले लेते हैं। इसका मास दिया हुआ है वेलोसिटी दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 60 है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 200 cos 60। तो ये हो गया एक तरह से बिफोर। ठीक है, बिफोर। आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर कह रहा है कि एक m और m, एक m ऊपर की तरफ जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, एक m नीचे की तरफ जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा v वेलोसिटी से। तो देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन हमको लगाना है। देखो, इस पार्टिकल का y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है और इन दोनों का भी y डायरेक्शन का मोमेंटम कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिर्फ x डायरेक्शन में कंजर्वेशन करना है। तो x डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे 3m इंटू 200 cos 60 इज इक्वल टू m इंटू वी। केवल थर्ड पार्टिकल का लिखेंगे, तो ये m कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आपको मिल जा रही है 300 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ये तो पता चल ही गया था। ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 19 में, 3 आइडेंटिकल परफेक्टली इलास्टिक balls each of mass m are placed on frictionless table in contact. A fourth identical ball is given a velocity v towards the ball. Ball p collides with a, then the velocity of p a b c respectively. तो देखो, ये तो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, आपने देखा ही होगा, जिसमें कई सारे बॉल्स होते हैं। इधर से अगर हम एक बॉल को उठाते हैं और वो कोलाइड होता है, तो इधर से एक ही बॉल आगे जाता है। अगर इधर से 2 बॉल्स को हम कोलाइड कराते हैं, इधर भी 2 ही बॉल जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम भी कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है। ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखोगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो सारे ऑप्शन में मैच कर जाएगा, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ यही वाले ऑप्शन में मैच करेगा। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले कोलिजन होगा पी और ए का, तो पी रेस्ट पे आएगा और ए जो है वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। फिर कोलिजन होगा ए और बी का, तो ए रेस्ट पे आएगा, बी आगे बढ़ेगा। फिर कोलिजन होगा बी और सी का, बी रेस्ट पे आएगा और सी आगे बढ़ेगा। यानी फाइनली पी ए बी रेस्ट पे होंगे और सी वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में, अ स्फीयर ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v enters a hanging bag of sand and stops. If the mass of the bag is capital M and it is raised by a height s, then the velocity of sphere was. तो देखो, ये इस तरह से कह रहा है
कि देयर इज़ अ हैंगिंग बैग ऑफ सैंड, ठीक है, लेट से ये थ्रेड से हैंग कर रहा है, कैपिटल एम, एंड अ स्फेयर ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। ये स्फेयर इसके अंदर एम्बेडेड हो जा रहा है, और एम्बेडेड होने के बाद ये जो कंबाइंड मास है, ये कंबाइंड मास थोड़ा हाइट पे चला जा रहा है। तो लेट से ये यहाँ तक आ जा रहा है। तो ये जो हाइट गेंड है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट गेंड हमको दी हुई है कितनी, एच के इक्वल। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि ये एच हाइट तक जा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दो कि ये यहाँ से √2 GH वेलोसिटी से चले होंगे। जब ये दोनों कंबाइंड चले होंगे तो √2 GH वेलोसिटी होगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन स्फेयर का इनिशियली mv है, सैंड बैग का 0 है, और बाद में स्फेयर और सैंड बैग का मिला के m+m इंटू √2 GH होगा। तो यहाँ से आपको v का वैल्यू निकालना था, तो ये हो जाएगा m+m अपॉन स्मॉल m एंड √2 GH। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। ठीक है, बोलिए नेक्स्ट आते हैं 21। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v0 स्ट्राइक्स अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास एम एंड स्टिक्स टू इट, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पेंडुलम। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल का मास भी m दिया हुआ है, और ये जिस पेंडुलम से जाके कोलाइड हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये जिस पेंडुलम से जाके कोलाइड हो रहा है उसका भी मास m है। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे ना, तो कंबाइंड वेलोसिटी मतलब ये 2m हो जाएगा, और मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका कंबाइंड वेलोसिटी आएगा v0/2, m1v1 प्लस m2v2। तो अगर v0/2 आया है तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, तो दिस इज़ इक्वल टू √2 GH कर दो। तो यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए कितना मिलेगा, v0² अपॉन 8g मिल जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। बाद में ये यहाँ से h हाइट तक जा रहा है, ये कौन से हाइट तक जाएगा, जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी रेस्ट पे आ जाएगा ये। ठीक है। 22। A uniform chain of length L and mass m is lying on a smooth table and 1/6 of its length is hanging vertically down over the edge. If g is the acceleration due to gravity, work required to pull the hanging part onto the table. तो देखो ये हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक, एंड ये रहा चेन, और चेन का 1/6 पार्ट हैंगिंग है, यानी अगर चेन का मास L है, सॉरी लेंथ L है, तो L/6 हैंगिंग है। तो अभी बताओ कि L/6 हैंगिंग है, तो ये जो चेन है, इस चेन का मास भी तो m/6 होगा। और ये जो m/6 मास है इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। तो सेंटर ऑफ मास इसके टेबल से कितना नीचे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/12 नीचे है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग लिखते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम उसके मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं। तो रॉड हो गया, चेन हो गया, तो मिड पॉइंट बन जाएगा। तो अब ऐसे देखो कि ये जो चेन है इसको टेबल पे उठा के रखना है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमें इसकी इंक्रीज करनी है, तो mgh, तो m की जगह m/6, g की जगह g, और h की जगह L/12। तो ये आपका आएगा mg L/72 के इक्वल आएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, देखिए। ठीक है। 23. A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to. ठीक है, तो देखो पावर कांस्टेंट है, तो अगर पावर कांस्टेंट है तो पावर को हम लोग लिखते हैं F इंटू वी, फोर्स को लिख लेते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को लिख लेते हैं dv/dt और इंटू वी। तो यहाँ से v dv की वैल्यू आएगी p/m इंटू dt। ठीक है, हालांकि पूरा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर शॉर्टकट भी बताता हूँ इसका। तो इसको 0 से v इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v²/2, तो ये आ जाएगा p/m इंटू टी। तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल रहा है √2pt/m।
अच्छा, v को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो अगर हम इसको एक और बार इंटीग्रेट करते हैं तो ये 2p अपॉन m एंड अंडर रूट टी डी टी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 से x टाइम 0 से t, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन m, और t की जगह बनेगा t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो हमें तो खैर प्रोपोर्शनलिटी ही निकालनी है, तो t टू दी पावर 3/2 हमारा आंसर बन जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखो है क्या ना, पावर कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पावर कांस्टेंट है तो वर्क डन की वैल्यू सीधे सीधे p इंटू टी बनेगी। ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। अच्छा, वर्क डन होता है हाफ mv², तो हाफ mv² एक तरह से p इंटू टी बना। तो देखो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी आया ना, तो v अगर रूट टी के प्रोपोर्शनल आया तो जब हम इसको dx अपॉन dt लिखेंगे तो x का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 3/2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हो आप, अगर एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करना है तो। ठीक है, मतलब ये यहाँ तक का जो स्टेप है ये मैंने ये एक लाइन में लिख दिया है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। 24, a body of mass m moving with velocity v makes a head-on collision with another body of 2m which is initially at rest. The loss of kinetic energy. तो body of mass m moving with velocity v makes head-on collision with another body of mass 2m which is initially at rest. The loss of kinetic energy of कोलाइडिंग बॉडी। तो देखो इसमें इसमें एक बात नहीं लिखी हुई है, इलास्टिक कोलिजन, ये बात लिखा होना चाहिए। कंसीडरिंग, अब देखो क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन तो सब सही आएंगे बट नहीं दिया हुआ इसलिए हम इलास्टिक कोलिजन लेके चल रहे हैं। तो देखो इन दोनों का अगर कोलिजन कराना है तो ये सिचुएशन हो गई आपकी बिफोर, और आफ्टर में ऐसे बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो दूसरा वाला है 2m ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो कोलिजन में हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, एक है मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर आफ्टर और एक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो बनेगा mv प्लस 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस 2m, इसको v2 ले रहे हैं 2m v2। तो इक्वेशन आपकी बनेगी v इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो अगर आप v1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, v1 की वैल्यू, तो v1 निकालने के लिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस साइन के साथ, डबल करके। तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस 2v, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर आ जाएगा 3v1। तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ जा रही है माइनस का v/3, माइनस का v/3। तो अब एक बात बताओ, v1 किसकी वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी है स्मॉल m का। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी थी हाफ mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv की जगह आ जाएगा v/3²। तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/9 हो गई, तो 8/9 इसमें लॉस कर दी है। देख लो 8/9 इसने लॉस कर दी है, 1/9 क्योंकि इसकी बची हुई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आते हैं 25, अ मास एम मूविंग हॉरिजॉन्टली along the x-axis with velocity v collides and sticks to mass 3m moving vertically upward with velocity 2v, the final velocity of the combined system। तो mass m moving with velocity v along x-axis, तो इसको लिख देते हैं vi कैप, और इसका कोलिजन हो रहा है with mass 3m and mass 3m is moving with velocity 2v j कैप। तो combined mass हो गया टोटल 4m, तो 4m का वेलोसिटी जो होगा वो लेट से हम लोग v ले लेते हैं, v वेक्टर। तो mv i कैप प्लस 3m इंटू 2v j कैप
इज इक्वल टू 4m इंटू वी वैक्टर। तो यहाँ से वी वैक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4 ऑफ वी आई कैप प्लस 6j कैप। तो देखो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 वी आई कैप एंड प्लस 3/2 वी भी होगा वी जे कैप। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें। ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, कंबाइंड मास है, कंबाइंड मास का वेलोसिटी हमने वी वेक्टर ले लिया है। ठीक है। 26 a shell of mass m is at rest initially. It explodes in 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with speed v, the speed of the third यानी कि lighter fragment। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से इनिशियली मास m है और बाद में इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं 2:2:1 में। तो आप डिवाइड कर लो पहले तो ये मास हो गया 2m/5, ये भी हो गया 2m/5 और ये वाला हो गया m/5। या आप चाहो तो 5m 2m 2m m ले लेना, जो तुम्हें इजी पड़े। फिर ये दोनों फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली हैं विद स्पीड v, यानी ये इधर v स्पीड से जा रहा है, ये इधर v स्पीड से जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है। तो देखो एक काम करो, इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम कितना होगा, फिर से वही मेथड। तो इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम होगा √2m इंटू वी, और यही मोमेंटम इसका बनेगा। ठीक है। तो अगर इसका भी यही मोमेंटम है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो m/5 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स 2m/5 इंटू वी। तो m कैंसिल, 5 कैंसिल, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू 2√2 वी के इक्वल आ गई, 2√2 वी के इक्वल, यानी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 27 find the maximum speed at which a car can turn round a curve of radius 30 meter on a level road। level road मतलब horizontal road है, banked नहीं है। if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है √of म्यू जी आर के इक्वल। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये अनबैंक्ड रोड के लिए है, लेवल रोड के लिए। तो इसमें हम वैल्यू अगर रखते हैं तो ये बनेगा √of म्यू की जगह 0.4 है, जी हो गया 10 और आर की जगह 30 है। तो ये √of 120 के आसपास आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 11 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल देंगे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। √of म्यू जी आर। 28 a frictionless track ABCDE ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from point A which is at a height 5 cm. Maximum value of r for the body to successfully complete the loop। तो देखो अगर हमने यहाँ से बॉडी रिलीज की है रेस्ट से, तो h हाइट से स्लिप होने के बाद बॉटम वाले पॉइंट पे, यानी यहाँ पे जब ये आएगी तो इसके पास वेलोसिटी होगी √of 2gh, और सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये √of 5gr के इक्वल होगी। ये रिजल्ट याद रहता है सभी को। तो यहाँ से आपका r का वैल्यू, r निकालना है ना, r का वैल्यू आ जाएगा 2h/5 के इक्वल। तो 2h/5, तो ये 2 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है। 29 a stone of mass 0.2 kg is tied to one end of a thread of length 0.1 meter whirled in a vertical circle। when the stone is at the lowest point tension in the thread is 52। the velocity of stone will be। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कह रहा है कि वर्टिकल सर्कल में हम इसको घुमा रहे हैं, मास इसका दिया है 0.2 kg, ठीक है, लेंथ इसका दिया हुआ है 0.1 मीटर। whirled in a vertical circle when the stone is at the lowest point of the circle the tension in the thread, मतलब इस थ्रेड में टेंशन दिया हुआ है 52 न्यूटन। ये हो गया इसका सेंटर। तो वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो एक चीज़ समझना पहले, सर्कुलर मोशन में जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस स्टोन का, तो इसके ऊपर एक हो गया mg डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ हो गया टेंशन T अपवर्ड। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है
तो इसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, और यही रेडियल एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग लिखते हैं v²/r। तो नेट फोर्स यानी T माइनस एम जी इज इक्वल टू mv²/r के इक्वल लिख सकते हैं। तो रख देते हैं इसमें वैल्यू, T की जगह 52, mg की जगह आ जाएगा 2, m है 0.2, l की जगह 0.1 और v²। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड मिल जा रही है। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 30 में। A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one end with uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end. तो देखो ये कुछ इस तरह का है। मान लेते हैं कि ये एक ट्यूब है, और इस ट्यूब को हमने लिक्विड से कंप्लीटली फिल कर दिया है, और फिर हमने इस ट्यूब को इस एंड के अबाउट ओमेगा से घुमाया है। लेंथ ट्यूब का हमें L दिया हुआ है, ठीक है, और मास इसमें दिया हुआ है m। तो हमसे पूछा हुआ है क्या होगा ना कि सारा का सारा लिक्विड जो बाहर की तरफ भागेगा, तो बाहर की तरफ भागेगा तो इस पॉइंट पे वो प्रेशर मारेगा। तो इस पॉइंट पे बोल रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। तो देखो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, और ऐसे बोल सकते हैं कि लिक्विड अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैक वाले पॉइंट से ही मिलेगा, जिसको हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है ना, फोर्स निकालना है। खैर, तो ये जो फोर्स होगा इसको अगर हम इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकालना चाहें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए मास को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं, और यहाँ से इसका डिस्टेंस बनेगा L/2, ठीक है। तो दिस फोर्स F डायरेक्टली कैन बी रिटन एज mr ओमेगा², लेकिन r की जगह L/2 सेंटर ऑफ मास और ओमेगा²। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ml ओमेगा²/2। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, ठीक है ना। 31. A gramophone record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static friction is mu. The coin will revolve with the record if. तो मान लेते हैं कि ये रहा वो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, मतलब एक डिस्क है, और ये जो डिस्क है ये डिस्क सर्टेन ओमेगा से घूम रही है। ये रहा। तो अगर ये ओमेगा से घूम रही है और इसका सरफेस कैसा दिया है, इसका सरफेस हमको दिया हुआ है रफ म्यू, और इसके सरफेस पे यहाँ से r डिस्टेंस पे एक कॉइन रखा हुआ है, और कह रहा है कि ये कॉइन भी इसी के साथ साथ रिवॉल्व हो। तो देखो कॉइन रिवॉल्व तभी होगा जब कॉइन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा फ्रिक्शन से, और वो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, और यही फ्रिक्शन होगा जो उसको AR प्रोवाइड करेगा। AR को इस बार हम लोग लिखेंगे r ओमेगा², ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे कि Fs इज इक्वल टू m इंटू AR। तो Fs m इंटू AR, तो AR को लिख देंगे mr ओमेगा²। तो देखो Fs की वैल्यू जो है, Fs की जो मैक्सिमम वैल्यू है, या ऐसे बोल सकते हैं ना कि Fs इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ से आ जाएगा mr ओमेगा² इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो m कैंसिल कर दो, तो यहाँ से r लेस देन इक्वल टू आ जाएगा म्यू g अपॉन ओमेगा²। देखो, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। 32. A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless. नेक्स्ट आते हैं 32 में। A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car. तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एंगल ऑफ बैंकिंग का, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन r इंटू जी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो tan 45 डिग्री
इज इक्वल टू वी स्क्वायर, आर की जगह 90, जी की जगह 10, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली वी का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, 33 देखते हैं। टू स्टोन्स ऑफ मासेस m and 2m आर whirled in a horizontal circle in horizontal circles. The heavier one, ठीक है, द हैवियर वन इन अ रेडियस r by 2 and the lighter one in radius r. Tangential speed of the lighter one is n times that of the heavier one when they experience same centripetal force. तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों पे सेम है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। तो m, ठीक है, लाइटर वन की जो स्पीड है वो n टाइम्स v है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लाइटर वन का रेडियस आर दिया हुआ है, हैवियर वन का रेडियस आर बाई 2 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, तो एन स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है, तो एन का वैल्यू 2 मिल जा रहा है यहाँ से। सीधे सीधे एम वी स्क्वायर बाई आर दोनों के इक्वल कर दिए हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स अल्टीमेटली एम इंटू ए आर के इक्वल होगा, और ए आर जो है वो वी स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, 34 में अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes this by the end of the second revolution after the beginning of motion? तो देखो, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए, और देखो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में हम सेम टू सेम 1D वाली इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड वाली पकड़ते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज 0, ए का वैल्यू निकालना है, और s की जगह हम लोग लिखेंगे 2 पाई r इंटू 2 लिखेंगे। और क्या करो, इसमें हाफ m का मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m, और ये हो जाएगा 4 पाई ए आर, और एक 2 और है, तो ये सब वैल्यूज़ रख दो इसमें सीधे सीधे। ये वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 8 इंटू 10 पावर -4। मास की जगह रखेंगे 0.01, ए हमको कैलकुलेट करना है, और रेडियस की जगह लिखेंगे 0.064 रखेंगे, मीटर में रखेंगे सारे वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ये एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालोगे तो ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन 35, अ कार इज निगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस कैपिटल आर। द रोड इज बैंग्ड एट एन एंगल, ये होना चाहिए थीटा, द रोड इज बैंग्ड एट एन एंगल थीटा। The coefficient of friction between the tires and the road is given. The maximum safe velocity of this road. ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, और सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। देखो रोड भी बैंग्ड है, कितने एंगल पे बैंग्ड है, थीटा एंगल पे, और ये रोड रफ भी दी हुई है, इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया है। तो देखो मैं इसको बना के पूरा दिखा देता हूँ। सपोज़ ये रहा आपका व्हीकल, ठीक है, ठीक है, ये इसकी टेल लाइट हो गई। ये रहा आपका व्हीकल। कौन कौन से फोर्सेस होंगे, तो देखो mg इधर नीचे की तरफ होगा, ठीक है, नॉर्मल इधर की तरफ होगा। अब एक बात समझना, जब ये मैक्सिमम हाई स्पीड पे घूम रही होगी ना, तो इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ स्लिप होने की होगी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन इनवर्ड लगाएंगे, और मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम लोग लिखेंगे μs × n। दूसरी बात, ये जिस सर्कल में घूम रही है ना, वो सर्कल हॉरिजॉन्टल वाला है, यानी उस सर्कल का सेंटर ये बनेगा, रेडियस इसका ये रहेगा। तो ये हो गया इसका एक तरह से वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हो गया इसका एक तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो n का जो एंगल है वर्टिकल से थीटा है, और फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल से थीटा है। तो वर्टिकल में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स
रेडियल एक्सीलरेशन के इक्वल होगा टूवर्ड सेंटर। तो वर्टिकल में देखिए कौन कौन से फोर्स हैं, एन कॉस थीटा इक्वल आएगा एम जी प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा के, और एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा ये इक्वल आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो एक काम करो, म्यू एस इंटू एन को इधर ले आओ और फिर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप, तो क्या मिलेगा, तो देखो वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर इक्वल टू मिलेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो यहाँ से आपको आंसर तो दिखने ही लगेगा, देखो ध्यान से, इसमें से अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा म्यू एस प्लस टेन थीटा, और इसमें से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, सभी के ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, कर लिए हैं मतलब। तो मुझे लगता है कि ये सारे अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका चैप्टर लगभग लगभग रिवीजन हो गया है, ठीक है ना। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक यू।